हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने एकेडीयू का सेमेस्टर थर्ड का एक क्वेश्चन पेपर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट का सॉल्व किया था 2019-2020 सेशन का। ये पहले आ चुका है पेपर। और कल कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट तक हो गया था। अब चाहे तो पिछला वीडियो देख सकते हैं पार्ट 1 में, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के जी तक हुआ था, सेक्शन ए चल रहा था। तो अब सेक्शन ए को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन 3 हो गए हैं और बाकी और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो 1 का एच है। 1 का एच कुछ इस तरीके से है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आप क्लास 8-9 में भी आप जानते हैं कि व्हाट इज एनर्जी एंड एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एनर्जी क्या है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, फिर भी हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। बचपन से ये डेफिनेशन आप पढ़ते आए हैं, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। यानी कि बॉडी की ऐसी कैपेसिटी टू डू वर्क, बॉडी की ऐसी क्षमता जिसके द्वारा वो कार्य कर सकता है। यानी कि बॉडी की ऐसी कैपेसिटी जिसकी वजह से वो वर्क करेगा। यानी कि अगर बॉडी के पास एनर्जी होगी तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ वर्क कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एनर्जी। फिर उसका नेक्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो देखिए मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी ये 2 टाइप्स होती हैं, आप जानते ही हैं। वन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। सिंपल। ओके, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पहले पोटेंशियल एनर्जी को देख लेते हैं। आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी, आपने पढ़ा ही होगा कि पोटेंशियल एनर्जी बॉडी किसी हाइट पर रखी रहती है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। वही चीज़ है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एनर्जी possessed by a body, यानी कि इट इज द एनर्जी possessed by a body due to its position, ड्यू टू इट्स पोजीशन। यानी कि ऐसी एनर्जी जो बॉडी के अंदर रहती है, पोजेस का मतलब बॉडी के पास रहेगी, ग्रहण होगी। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। उसकी पोजीशन की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मान के चलते हैं बॉडी ये ग्राउंड सरफेस है, बॉडी किसी हाइट पर रखी हुई है, यहां पर कोई सरफेस है। ओके तो ये ग्राउंड है, मान के चलते हैं ये दिस इज ग्राउंड। और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो बॉडी की जो हाइट है दैट इज इक्वल टू h। तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी विल बी सिंपली इक्वल्स टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी सिंपली इक्वल्स टू mgh। मीन्स mg इज द वेट ऑफ द बॉडी और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट इज mgh। सिंपल। ओके तो ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं बॉडी मूव करती है, मोशन करती है तो उसके पास वेलोसिटी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में हम कह सकते हैं कि इट इज द एनर्जी possessed by a body it is the energy possessed by the body due to its motion। उसकी मोशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी होगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी। मान के चलो कोई बॉडी है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका मास m है, तो इसका मतलब है इसके पास एक एनर्जी होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज सिंपली इक्वल्स टू हाफ mv²। v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सिंपल।
v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये है काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का आई पार्ट, सेक्शन ए का फर्स्ट का आई पार्ट। ओके फर्स्ट का आई पार्ट एक न्यूमेरिकल है और क्वेश्चन कुछ इससे लिखा हुआ है, फाइंड द मिनिमम डायमीटर find the minimum diameter of a steel wire find the minimum diameter of a steel wire which is used to raise a load of 4000 Newton, 4000 Newton, if the stress in the rod is not to exceed if the stress in the rod is not to exceed 95 mn per meter square. This is the question. ओके चलिए अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ अ स्टील वायर। एक स्टील की वायर है, उसका डायमीटर पता करना है। मिनिमम डायमीटर मतलब कम से कम कितनी डायमीटर उसकी हो सकती है। विच इज यूज टू रेज अ लोड ऑफ, ताकि वो किसी लोड को उठा सके, यानी कि उस वायर के नीचे एक लोड लटका दिया गया है। और मतलब हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर हम डायग्राम इसको बनाना चाहें, मान के चलते हैं ये स्टील की वायर है। ओके और उसके नीचे एक वेट यहां पर है, दैट इज ऑफ 4000 न्यूटन। ओके दिस इज स्टील वायर। तो स्टील वायर है तो यानी कि ये जो हो जाएगा ये इसका डायमीटर हो जाएगा, दैट इज डी। तो फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ अ स्टील वायर। कितना डायमीटर स्टील वायर का कितना मिनिमम डायमीटर होना चाहिए ताकि वो 4000 न्यूटन के वेट को रेज कर सके, यानी कि उठा सके। इफ द स्ट्रेस इन द रॉड इज नॉट टू एक्सीड 95 मेगा न्यूटन, यानी कि इस रॉड में या इस वायर में जो स्ट्रेस होना चाहिए वो इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन की चीजें पढ़ी होंगी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में। तो स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, या फिर हम बेहतर कहें कि अगर हम यहां पर देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि स्ट्रेस इज सिंपली इक्वल्स टू इंटरनल फोर्स। स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला होता है इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। अगर किसी बॉडी पर 4000 न्यूटन लग रहा है और वो इलास्टिक, और ये अंडरस्टूड है कि बॉडी इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर है, यानी कि अगर हम लोड को रिमूव कर देंगे तो बॉडी वापस अपने शेप में आ जाएगी। तो यदि 4000 न्यूटन है, यदि बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स भी 4000 न्यूटन है तो इंटरनल फोर्स भी 4000 न्यूटन होगा। होता क्या कि हम वो वैसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है फिर भी ऐसे हम समझ सकते हैं। मान के चलते हैं कोई ये बॉडी है, इस पर यदि 4000 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और बॉडी को हम यहाँ से काट दें, मान के चलिए, ताकि उसके इंटरनल फोर्स को कर दें। तो अगर हम बॉडी को काट दें तो बॉडी का कटा हुआ पार्ट हमें नीचे वाला पार्ट इस तरीके से दिखेगा। मीन्स ये वाला जो पार्ट है वो पार्ट हमने यहाँ पर बनाया। तो यहाँ पर अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो मान के चलते हैं ये इसका 4000 होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी कितना होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 4000। ये है एफ बी डी ऑफ कट पार्ट, एफ बी डी ऑफ कट पार्ट। हालांकि इतना ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये तो आप सीधे से कर सकते थे कि इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स बराबर होते हैं, लेकिन ठीक है फिर भी स्ट्रेस का फॉर्मूला इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया होता है, एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता है। तो 4000 का न्यूटन लगा,
काटा और काट के इंटरनल फोर्स दिखा। चूंकि ये पार्ट जो पूरी बॉडी अभी इक्विलिब्रियम पर है तो उसका इक्विलिब्रियम होगा, तो जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक्सटर्नल फोर्स तो आपने दिखा दिया, तो डेफिनेटली एक इंटरनल फोर्स जरूर होगा जो इसको बैलेंस कर देगा, तभी वो रेस्ट पर है या इक्विलिब्रियम पर है। यानी कि दिस इज द इंटरनल फोर्स। ये हमारा जो है वो है इंटरनल फोर्स। दिस इज द इंटरनल फोर्स, यानी कि इंटरनल फोर्स हमारा 4000 न्यूटन है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस, अब स्ट्रेस की वैल्यू आपके पास 95 मेगा न्यूटन है। आपको पता है कि मेगा न्यूटन, मेगा दिस इज नथिंग बट मेगा न्यूटन, तो मेगा न्यूटन होता है 10⁶ न्यूटन। ओके, तो यानी कि स्ट्रेस को आप लिख सकते हैं, आप इसको सिंपली कर सकते हैं 95 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू, और इंटरनल फोर्स हमें दे रखा है 4000। चूंकि वायर के फॉर्म में है यानी कि सिलेंडर के फॉर्म में है, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्या होगा, सर्कल होगा। और सर्कल का आप एरिया जानते ही हैं, सर्कल का एरिया होता है, अगर डायमीटर के फॉर्म में लिखते हैं तो πd²/4 सीधे लिख सकते हैं आप। तो यहां पर हम लिख सकते हैं πd²/4। ओके, तो यहां से आप वैल्यू इधर उधर लेके आराम से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं और आपके डायमीटर की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है। ओके, तो यदि हम इसकी डायमीटर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, मान के चलिए, तो इसको हम बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायमीटर की वैल्यू अगर यहाँ से हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये d की वैल्यू आ जाएगी 7.32। या कैलकुलेटर से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा d² है तो फिर आपको अंडर रूट भी लेना पड़ेगा, तो वो सब हो चुका है। तो 7.32 इंटू 10⁻³ मीटर, और नॉर्मली मिलीमीटर्स में लिखा जाता है, तो d इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि 7.32 मिलीमीटर्स। वायर्स बहुत पतले होते हैं तो उनकी रीडिंग मिलीमीटर में लिखनी पड़ती है, तो हमने मिलीमीटर में इस तरीके से इसको लिख दिया। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आई हो गया। अब एक और पार्ट बचा हुआ है, चलिए फर्स्ट का जे पार्ट। इसमें लिखा हुआ है डिफाइन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी define modulus of rigidity and bulk modulus इनको हमें डिफाइन करना है। ओके, तो अब इसको हम इसका आंसर लिख देते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पहले अगर हम देखते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को डिनोट करते हैं G और C से। G से भी डिनोट कर सकते हैं और कैपिटल C से भी डिनोट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ shear stress, it is defined as the ratio of shear stress to the shear strain, यानी कि बॉडी पर shear स्ट्रेस हो रहा है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ shear stress to the shear strain विद इन द इलास्टिक लिमिट। ये बात जरूरी है, ये बात आपको लिखना है, विद इन द इलास्टिक लिमिट। जितने भी मॉडुलस होते हैं यहाँ पर, तो खैर हालांकि यंग्स मॉडुलस की बात नहीं कही गई, जितने भी मॉडुलस होते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ यंग्स इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, इसमें ये लाइन लिखना जरूरी है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, यानी कि बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल लोड रिमूव कर देंगे तो बॉडी वापस अपनी सिचुएशन पर आ जाएगी। तो यहाँ पर बॉडी पर शेयर फोर्स लग रहा होगा, उसकी वजह से शेयर स्ट्रेस, उसकी वजह से शेयर स्ट्रेन उत्पन्न हो रहा होगा, शेयर स्ट्रेन को अपोज करेगा शेयर स्ट्रेस। उतनी बात अभी नहीं बता रहे क्योंकि इट्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट, यानी कि हम कह सकते हैं G इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेस को हम लोग टाउ से भी लिखते हैं और शेयर स्ट्रेन को आप जानते हैं एक एंगल से डिनोट करते हैं, दैट इज फाई। तो ये हो गया है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, अब उसके बाद आता है बल्क मॉडुलस।
बल्क मॉडुलस के लिए आपको एक 3 डायमेंशनल बॉडी आप ले सकते हैं समझने के लिए। ओके, मान के चलते हैं किसी बॉडी पर मान के चलते हैं किसी बॉडी पर सभी डायरेक्शंस में, मतलब तीनों डायरेक्शंस में यू एक सेम प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, बल्क मॉडुलस को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, सेम प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो सेम प्रेशर अप्लाई होने की वजह से, सेम प्रेशर अप्लाई होने की वजह से तीनों डायरेक्शन में सेम प्रेशर अप्लाई होने की वजह से उस बॉडी के वॉल्यूम में चेंज आएगा। जो वॉल्यूम में चेंज आएगा तो एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। इसका हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि when a body is applied by pressure uniformly in all the three directions, in all the three directions, when a body is applied by pressure uniformly in all the directions, it undergoes वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, यानी कि वॉल्यूम में चेंज आएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को आप ई स्मॉल ई वी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इट अंडरगोस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बल्क मॉडुलस कैन बी, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, तो हम कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ it is defined as the ratio of pressure to the volumetric strain। बल्क मॉडुलस को डिनोट करते हैं K से, यानी कि हम कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ K is equal to P upon EV, या E या एप्सिलॉन किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, P upon EV। तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट K इज इक्वल टू P अपॉन, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा V अपॉन V। तो ये आ गया आपका बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला। ओके, इस तरीके से आप बल्क मॉडुलस को डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि कभी कभी माइनस साइन का भी इस्तेमाल होता है, तो K इज इक्वल टू माइनस पी, यहाँ पर हम माइनस पी भी लिख सकते हैं। कोई पूछेगा माइनस का इस्तेमाल क्यों होता है? माइनस का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि जब बॉडी पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो प्रेशर एक्सटर्नल हो गया, प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो बॉडी के जो चारों तरफ वॉल्स हैं वो एक स्ट्रेस, उसमें एक स्ट्रेस डेवलप होगा जो कि इक्वल एंड अपोजिट टू द प्रेशर होगा, क्योंकि प्रेशर तो बॉडी पर अप्लाई हो रहा है तो वो एक्सटर्नल हो गया। तो इंटरनल स्ट्रेस इंटरनल होता है, तो अगर जब बॉडी पे प्रेशर अप्लाई होगा तो उसकी वजह से बॉडी के कंटेनर्स पे, बॉडी की वॉल्स पे एक अपोजिशन फोर्स अप्लाई होगा, या अपोजिशन स्ट्रेस अप्लाई होगा, क्योंकि स्ट्रेस इज ऑलवेज स्ट्रेस ऑलवेज अपोजिट्स द एक्सटर्नल फोर्स, तो अपोजिट होगा। तो प्रेशर के इक्वल और अपोजिट होंगे। प्रेशर की यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, स्ट्रेस की यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो वैसे भी जितने भी मॉडुलस होते हैं वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के रेशियो होते हैं। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के रेशियो होने की वजह से हम यहां पर प्रेशर लिख रहे हैं लेकिन माइनस साइन लगा दे रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि वो एक प्रकार से स्ट्रेस ही है, तो इसलिए माइनस साइन का इस्तेमाल यहां पर होता है। ओके, चलिए यहां पर हमारा सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब उसके बाद हम देख सकते हैं सेक्शन बी। ओके, चलिए आगे देखते हैं सेक्शन बी।
चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में अटेम्प्ट एनी 3 हैं और 5 क्वेश्चन है। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस आपके होंगे और 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस करेंगे और यहाँ पर 10 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होगा। ओके, लेकिन हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन अब सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से जाना जा रहा है, तो 2 का ए पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अ बॉडी रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अ बॉडी रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, body resting on a horizontal surface required a pull of required a pull of 24 Newton at 30 degree to horizontal, at 30 degree to horizontal. It was also found it was also found that a push of 30 Newton at 30 degree was enough to cause the motion to impend, ठीक है। कैलकुलेट वेट ऑफ बॉडी एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग म्यू लिख ले रहे हैं। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। फ्रिक्शन पर बेस ये क्वेश्चन है और फ्रिक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है, और ये दिमाग में रखना है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सब एक टॉपिक पर बेस्ड होती हैं, दैट इज लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। हालांकि डायनेमिक्स भी होती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन पर है और लिमिटिंग फ्रिक्शन पर है, यानी F = म्यू एन आप लगा सकते हैं क्योंकि बॉडी रेस्टिंग लिखा हुआ है। मोशन की बात कहीं पर भी क्वेश्चन में नहीं की है, लेकिन एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अ बॉडी रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रेस्ट कर रही है। रिक्वायर्ड अ पुल ऑफ 24 न्यूटन एट 30 डिग्री, यानी कि इस पर एक पुल लग रहा है एंड दैट इज ऑफ हाउ मच 24 न्यूटन, और एंगल जो है दैट एंगल इज 30 डिग्री। ओके, ये लिखा हुआ है साफ साफ बात। फिर ये तो हो गया 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। इट वॉज ऑल्सो फाउंड, ऐसा और देखा गया कि अ पुश ऑफ 30 न्यूटन एट 30 डिग्री, यानी कि 2 केस है, यानी कि एक बार इस पर पुश भी अप्लाई हो रहा है, तो यानी कि ये तो पुल हो गया, अब एक बार पुश अप्लाई होगा तो पुश कुछ इस तरीके से अप्लाई होगा। ये देखते हैं, ये वाला है, और ये पुश जो है वो 30 न्यूटन है और वो भी उतने ही एंगल पर है जितना पहले वाला एंगल था, यानी कि दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री। तो वॉज पुश ऑफ 30 न्यूटन एट 30 डिग्री वॉज इनफ, वो इतना इनफ था, पर्याप्त था टू कॉज द मोशन टू इम्पेंड, यानी कि जस्ट इम्पेंड का मतलब होता है जस्ट स्टार्ट मूव करने की कंडीशन। तो हमें कैलकुलेट द वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का कितना वेट है वो कैलकुलेट करना है और म्यू निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो यानी कि 2 केस हैं, दिस इज केस फर्स्ट और ये दूसरा जो है वो केस सेकंड है। इनको हम आपस में सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा आराम से। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने पुराने जो फ्रिक्शन के लेक्चर्स बनाए थे, वीडियोस बनाए थे, वहां पर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, बस डाटा थोड़ा चेंज, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आए हैं। तो आप देख सकते हैं, वहां पर भी देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन किया। फ्रिक्शन के लेक्चर्स 3 बनाए थे, लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3, वो तीनों जो है प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं वहां से। चलिए, तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ केस फर्स्ट बनाते हैं, मान लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ केस फर्स्ट, अगर हम केस फर्स्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे तो देखिए ये बॉडी रखी हुई है इस तरीके से, 24 न्यूटन। सबसे पहले इस बॉडी का वेट दिखा देते हैं, वेट हमें पता नहीं है। ये बॉडी सरफेस पर रखी हुई है तो एक नॉर्मल रिएक्शन दिखा देते हैं, दैट इज एन। ये 24 है, इसको यहीं ब्रेक कर देते हैं कंपोनेंट्स में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 24 cos 30 डिग्री, और इसके साथ ऐड करके लिख सकते हैं 24 sin 30 डिग्री।
चूंकि इसकी टेंडेंसी आगे जाने की होगी, यानी कि फ्रिक्शन जो लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू एन। अब देखिए, एक केस ये है, एक केस ये है, और दोनों के नॉर्मल डिफरेंट होंगे, केसेस डिफरेंट है, इसीलिए हम यहां पर n1 लिख दे रहे हैं, और इसको भी हम लिखेंगे n1। ओके, तो अब इसको यदि हम इस पर समीशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 अप्लाई कर देते हैं, मान के चलते हैं इस पर हम समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 अप्लाई कर देते हैं, तो समीशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 अप्लाई होगा, तो देखते हैं क्या हो सकता है। समीशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 अप्लाई होगा तो 24 का कॉस 30 इज इक्वल टू, मतलब लेफ्ट के फोर्स बराबर राइट के फोर्स और ऊपर के फोर्स बराबर नीचे के फोर्स, ऐसे सिंपली देख सकते हैं। तो यानी कि हमारा हो सकता है कि 24 कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू एन वन। लेट दिस बी इक्वेशन 1। और अगर समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 लगाएंगे, तो समीशन एफ वाई 0 लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा n1 प्लस 24 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू w। लेट दिस बी इक्वेशन 2। ठीक है, अभी हमने केस फर्स्ट को हम ले रहे हैं। तो केस फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि 3 वेरिएबल हैं। देखिए, एक म्यू, एक n1 और एक w। ऐसे ही जब केस 2 आएगा तो वहां पर म्यू और w तो चलिए सेम है, लेकिन हो जाएगा दैट इज n2, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सेकंड वाले जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें भी म्यू आएगा, डेफिनेटली म्यू आएगा, डब्ल्यू वेट आएगा कि ये दोनों सेम है, लेकिन वहां पर नॉर्मल रिएक्शन n2 होगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो फिर सॉल्व कैसे होगा? तो एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन 1 और 2 में जो हमारे काम की चीज नहीं है, जिसको हमें नहीं निकालना है, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करिए सबसे पहले। तो हमें n1 नहीं निकालना है, तो n1 को हटाइए। तो n1 की वैल्यू कहीं से उठा के, एक इक्वेशन से उठा के दूसरे में पुट कर देते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्रॉम वन n1 की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी? n1 की वैल्यू हो जाएगी 24 cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाई म्यू। ये वैल्यू हो जाएगी n1 की वैल्यू 24 cos 30। इसकी वैल्यू को हम 2 में पुट कर देते हैं। मान के चलते हैं इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, इनटू सेकंड इक्वेशन में हम इसको पुट कर देते हैं। जब हम इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो देखिए हमारे पास आ जाएगा n1 की वैल्यू हो जाएगी 24 cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाई म्यू प्लस इस 24 साइन 30 की वैल्यू तो सिंपली 1/2 होती है, तो हम इसको 12 लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू w। ओके, ये आ जाएगी। मान के चलते हैं ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आई है, और इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। इसका मतलब पहले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, फोर्सेस को सही से दिखाइए, इक्वेशंस बनाइए, जो चीज काम की नहीं है उसको हटाइए। अब ये देखिए, अब ये इक्वेशन म्यू और डब्ल्यू में आ गई है। इसी तरीके से हम सेकंड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उसमें n2 को एलिमिनेट करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 बना के n2 को एलिमिनेट करके इक्वेशन 6 बनाएंगे। जो 6th इक्वेशन होगी और जो 3rd इक्वेशन होगी वो सॉल्व करके म्यू और डब्ल्यू आराम से हमारे आ जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ केस 2। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ केस 2, FBD ऑफ केस सेकेंड केस हमारा कुछ इस तरीके से था, फिर से बना देते हैं। ये लग रहा था यहाँ पर 30 न्यूटन और एंगल भी था हमारा 30 डिग्री। ओके, सरफेस पर रखा हुआ है। देखिए ये 30, जब भी कोई फोर्स इनवर्ड हो, अंदर की तरफ हो, तो हमेशा उसको खींच के बाहर की तरफ ले जाइए ताकि कहीं गलती ना हो। यानी कि हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। 30 न्यूटन को आगे ले जाएंगे तो ये 30 न्यूटन हमें ऐसे नजर आएगा, सरफेस तो है ही है, और जब आगे जाएगा तो एंगल वही मेंटेन होगा, दैट इज एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। कई बार स्टूडेंट एंगल गलत कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई फोर्स ऐसे आ रहा है, मान के चलो यहाँ तो अंदर की तरफ दिख रहा है, यहाँ ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये एंगल यदि 30 डिग्री होगा तो डेफिनेटली ये एंगल भी 30 ही डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बाहर की तरफ बनाना चाहिए, इनवर्ड फोर्स आ रहा है तो उसको बाहर की तरफ बनाना चाहिए, क्योंकि हम क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं कि कई बार कंपोनेंट्स तो हम लिख देते हैं f cos थीटा f sin थीटा, लेकिन प्लस माइनस गलती कर देते हैं। तो इसीलिए यदि बाहर की तरफ फोर्स होगा तो बिल्कुल क्वाड्रेंट फिट होगा। अब ये 3rd क्वाड्रेंट में, ऐसे आपको लगेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, 3rd क्वाड्रेंट में। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो 3rd क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होंगे, तो x कंपोनेंट भी नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाएंगे और y कंपोनेंट भी नीचे की तरफ यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाएंगे। तो अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं।
तो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नॉर्मल ऊपर दिखा देते हैं, N2 वेट नीचे दिखा देते हैं, W ये वाला केस है, और ये 30 न्यूटन यहाँ पर है। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 30 न्यूटन को। तो 30 न्यूटन को जब ब्रेक करेंगे तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा 30 cos 30 डिग्री, और चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव आएगा, वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव, यानी कि वाई कंपोनेंट इसके साथ जुड़ जाएगा 30 sin 30 डिग्री। चूंकि इसकी टेंडेंसी आगे जाने की है, क्योंकि इधर की तरफ जाने की है, क्योंकि पुश कर रहा है तो ये फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, एंड दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू म्यू N2। सिंपली आप लगा दीजिए समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0। समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 में वही आ जाएगा कि म्यू N2 इज इक्वल टू 30 cos 30 डिग्री। लेट दिस बी इक्वेशन 4, और समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 अप्लाई करेंगे। समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 अप्लाई करेंगे तो N2 विल बी इक्वल्स टू W प्लस 30 sin 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 5। फिर वही काम करेंगे, N2 को एलिमिनेट करना है, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 4 N2 की वैल्यू हो जाएगी 30 cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाई म्यू। इसको पुट कर देते हैं इन 5, तो इन 5 में अगर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा N2 की वैल्यू, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 30 cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाई म्यू इज इक्वल टू W प्लस, अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी कि ये 15 हो जाएगा। ओके, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 3 जो हमारे पास थी उसको देख लेते हैं। इक्वेशन 3 हमारे पास थी 24 cos 30 डिग्री अपॉन म्यू प्लस 12 इज इक्वल टू W। 24 cos 30 डिग्री अपॉन म्यू प्लस 12 इज इक्वल टू W। दिस वॉज इक्वेशन 3 और दिस इज इक्वेशन 6। अब कुछ भी नहीं करना है, W की वैल्यू मान के चलो, ये यहाँ पर ये जो W की वैल्यू है, इस W की वैल्यू को उठा के 5 पुट कर देते हैं। तो हम कह देते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ W फ्रॉम 3 इन इक्वेशन नंबर 6, इसे पुट कर देते हैं। तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, आपके पास कुछ इस तरीके से सिचुएशन आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास है 30 cos 30 डिग्री अपॉन म्यू इस को W की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं 24 cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाई म्यू प्लस 12 प्लस 15। ओके, तो यानी कि अब ये देखिए दोनों को एक तरफ कलेक्ट कर दी, 30 cos 30 अपॉन म्यू है 24, तो 30 और ये 24 इधर जाएगा, तो 30 में से सेम टर्म है बिल्कुल, 30 में से 24 जाएगा तो 6 cos 30 डिग्री अपॉन म्यू इज इक्वल 12 प्लस 15 हो जाएगा हमारा 27। तो यहाँ से यदि हम म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो म्यू की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट आराम से हो जाएगी। तो म्यू की वैल्यू जो कैलकुलेट करना चाहेंगे हम, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ म्यू विल बी इक्वल्स टू √3 अपॉन 9, चाहे तो आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। तो ये म्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब जब म्यू की वैल्यू आ जाएगी तो W की वैल्यू निकालना आसान है, आप इसे पुट कर सकते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 3, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम 3, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 24 cos 30 डिग्री। ओके, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 24 cos 30 डिग्री अपॉन √3 अपॉन 9 प्लस 12 इज इक्वल टू W। तो यहाँ से W की वैल्यू आराम से डिटरमाइन हो जाएगी। इसको एक बार कैलकुलेटर पर सॉल्व करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है आंसर। ओके, कैलकुलेटर बड़े आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये है 24 cos 30, यानी कि cos 24 cos 30, यानी कि हम इसको 24 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो यानी कि ये हो जाएगा, इसको हम देख सकते हैं इस तरीके से, तो ये हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट 24 इंटू √3/2 इंटू √3, ये 9 ऊपर चला जाएगा, प्लस 12 इज इक्वल टू W। सिंपल है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो इसका मतलब ये इक्वेशन हो जाएगी, √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 24 कट जाएगा, 2 से 12 आ जाएगा,
12 9 72 प्लस 12 यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 84 न्यूटन। बहुत सिंपल हो गया। ये तो आप कैलकुलेशन बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात। मेन आपको स्टेप सीखने, कंसेप्ट सीखना है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 24 cos 30 की वैल्यू √3/2 और ये आया था हमारा √3/9। ये वैल्यू आई थी √3/9। ओके, तो एक मिनट इसको फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये √3 है, तो 34 हो गया। cos 30 की वैल्यू √3/2 हो गई, ये √3 9 आ गया, तो √3 से √3 कट गया, 2 से ये हो गया 12 और 2 से 12, सॉरी ये वैल्यू W यहाँ पर थोड़ी गलत हो गई है, तो W की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि √3 से √3 12 9 जा 108, तो 108 प्लस 12 यानी कि W की वैल्यू आ जाएगी 120 न्यूटन। ये थोड़ा ध्यान देना है आपको कैलकुलेशंस में, कैलकुलेटर मैंने ध्यान से नहीं देखा, लेकिन ठीक है, चलिए कोई नहीं, वो सब कोई दिक्कत नहीं, वो सब हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। वो बीम पर है, रिएक्शंस निकालने वाला क्वेश्चन है, वो बहुत इजी क्वेश्चन है, वो आराम से हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीम पर बेस्ड है और रिएक्शंस हमें कैलकुलेट करना है। एक बीम हमें इस तरीके से गिवन है, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, लेकिन वो ठीक है, हम उसी में समझा देंगे। कुछ इस तरीके से गिवन है, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है RA और यहां पर लिखा हुआ है RB, यानी कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, क्योंकि यहां पर दो रिएक्शंस दिखाए, यानी कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है सिंपली सपोर्टेड बीम है, और ये डिस्टेंस हमको दे रखा है 5 मीटर। क्वेश्चन है 5 मीटर है। ये जो हाइट दे रखी है इसको लिख रखा है दैट इज 800 न्यूटन पर मीटर, और इसको लिख रखा है 1600 न्यूटन पर मीटर, और कुछ इस तरीके से लोडिंग दिखाई गई है। ओके, और हमें रिएक्शंस डिटरमाइन करना है। अ सिंपली सपोर्टेड बीम, क्वेश्चन इस तरीके से है, सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 5 मीटर कैरीज अ यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग लोड, एक इंक्रीजिंग लोड यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, ऑफ 800 न्यूटन पर मीटर एट वन एंड, यानी कि एक कोने पर 800 न्यूटन पर मीटर है और दूसरे कोने पर 1600 न्यूटन पर मीटर है, और हमें रिएक्शंस एट द एंड्स निकालना है। ओके, तो अब ये देखिए, इसमें आपने पढ़ा है कि दो लोड्स होते हैं, एक यूडीएल होता है और एक यूवीएल होता है। हालांकि यहाँ पर ये लाइन बनी हुई है, क्वेश्चन में ये लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड करके दे रखी है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर बार ये लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड होकर इस तरीके से मिले। लेकिन अगर नहीं भी मिल रही है और आपको ये ट्रेपेजियम शेप में दिख रहा है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर लाइन बनाएंगे। तो इसका मतलब जब लाइन बनाएंगे तो ये वाला पार्ट मीन्स, अगर हम इसको देखें इस तरीके से, ये है और ये है इस तरीके से, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा यूडीएल और ये वाला पार्ट हो जाएगा यूवीएल, यानी कि ये यूडीएल में बराबर वाला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और ये लोड हो जाएगा यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो लगभग बनाए हुए हैं, बस इसके वेट को दिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए, ये 800 न्यूटन पर मीटर अगर है, तो मतलब ये हाइट अगर 800 न्यूटन पर मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो थ्रू आउट ये हाइट मेंटेन्ड है, यानी कि यहां से यहां तक ये जो हाइट होगी दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 800 न्यूटन पर मीटर। अब ये टोटल जो ये दे रखा था, ये 1600 पूरा दे रखा था, ये टोटल जो है ये पूरा 1600 हमको गिवन था, ये टोटल 1600 है। तो अगर ये 800 है तो डेफिनेटली ये जो हाइट बचेगी, ये टोटल हमारे पास 1600 था न्यूटन पर मीटर, तो अगर ये 800 है तो ये टोटल 1600 है, तो ये भी बचेगा हमारे पास 800, मतलब 800 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ओके, तो बस अब कुछ करना ही नहीं है। यूडीएल का, पहले यूडीएल कंसीडर करिए, यूडीएल का सारा वेट बीचों बीच में दिखाया जाएगा,
और उसकी वैल्यू हो जाएगी 800 इंटू 5 यानी कि 4000 न्यूटन। आपको पता है यूवीएल का जो सारा लोड होता है वो 90 डिग्री के नज़दीक होता है, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर उसका 90 डिग्री या कह सकते हैं बेस, यानी कि जो वर्टिकल बेस है इसके नज़दीक होता है ये। और आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस होती है दैट डिस्टेंस इज L/3 और ये डिस्टेंस कोने से होती है 2L/3। और ये L कितना है इसका पूरा, ये L ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा, यानी कि L जो है वो इसका 5 मीटर है। यूवीएल का सारा लोड हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से दिया जाता है। अब इसकी हाइट कितनी है 800 न्यूटन पर मीटर, यानी इसका सारा फोर्स हो जाएगा हाफ इंटू 800 इंटू 5। तो 800 इंटू 5 हो गया 4000 और ये हो जाएगा 2 यानी कि 2000। अब ये L/3 है हमारे पास, यहां पर L/3 है, तो L/3 का मतलब है कि L/3 विल बी इक्वल्स टू 5/3। और यदि 2L/3 चाहिए होगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5/3 दैट इज इक्वल टू 10/3। बस ये हो गया, यानी कि इसका सारा लोड यहाँ पर कहीं दिखा सकते हैं और इसको नीचे हम दिखा सकते हैं इस तरीके से। और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू हो जाएगी 2000। और ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज 5/3। ओके, और जो हम यूडीएल दिखा रहे थे तो यूडीएल का जो सारा डिस्टेंस हो जाएगा वो तो 5/2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये भी हो जाएगा 5/2, क्योंकि यूडीएल तो बिल्कुल बराबर में बढ़ता है। लेकिन जब यूवीएल की बात हो रही है, जो यूवीएल का सारा लोड है ये आपको ध्यान देना है, यूवीएल का सारा लोड L/3 पर होता है यहाँ से, तो यानी कि यहाँ से 5/3 होगा और यहाँ से मेजर करेंगे तो 10/3 हो जाएगा। ये ध्यान देना है आपको। ये यूडीएल का लोड है, यूडीएल का लोड पूरी लेंथ के हाफ पर होगा यानी कि 5/2 और 5/2 पर होगा। और जो यूवीएल का लोड होगा वो बेस से, जहां से बेस पड़ रहा है वहां से L/3 यानी कि 5/3 और 10/3। ओके, यानी कि ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब ध्यान से अपने फोर्सेस को थोड़ा डार्क कर लीजिए, एरोस को ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात इस तरीके से नहीं है। तो हमारे पास ये 4 हैं। अब हमें पता है इसमें कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना है, तो कंडीशंस इक्विलिब्रियम बीम में समेशन मूवमेंट को 0 करते हैं, समेशन Fy 0 करते हैं, समेशन Fx 0 करते हैं। समेशन Fx 0 की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि सारे फोर्स सिर्फ वर्टिकल है। तो चलिए सबसे पहले सबसे बेस्ट पॉइंट्स होते हैं, पहले भी बताए गए थे, बीम के लेक्चर्स और वीडियोस आप देख सकते हैं सपोर्ट के अबाउट, जल्दी कैलकुलेशन होगा। तो समेशन ऑफ MA इक्वल टू हम 0 कर लेते हैं। जब समेशन MA इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास आएगा RA वहीं से गुजर रहा है तो A से तो कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा, ये A पॉइंट है। ये 4000 A के अबाउट क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 4000। और इसकी डिस्टेंस यहाँ से अगर नापेंगे तो ये 5/2 पर है, तो दैट इज इक्वल टू 5/2। ओके, ये हो गया। फिर ये वाला लोड जो यूवीएल का है वो भी इस A के अबाउट क्लॉकवाइज घूम जाएगा यानी कि 2000। और इसकी डिस्टेंस जब A से नापेंगे, सारी डिस्टेंस A से नापनी है तो इसकी A से डिस्टेंस हो जाएगी दैट इज 10/3। ये हो गया। अब ये बचा क्या, आरबी A के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा यानी कि माइनस ऑफ RB, और RB की डिस्टेंस तो पूरी 5 होगी एंड दैट इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो 2000 और 5000 मिलके हो गया आपका 10,000 प्लस 2000 और 20 यानी कि ये हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 3, और ये 5 RB उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 5 RB। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 इंटू 10 हो जाएगा, 3 इंटू 10 30,000 प्लस 20,000 यानी कि ये हो जाएगा 50,000 बाई 3 इज इक्वल टू 5 RB। बस अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इट इम्प्लाइज दैट RB इज इक्वल टू 5 से कटेगा तो ये RB आ जाएगा 10,000 बाई 3 न्यूटन। ओके, सिंपल। 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 10,000 बाई 3 न्यूटन आ जाएगा। अब आपके पास पता है एक और कंडीशन होती है समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0। जब समेशन Fy इक्वल्स टू 0 लगाएंगे, देखिए RA ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, ओके, 4000 नीचे की तरफ है तो माइनस 4000, ये 2000 नीचे की तरफ है तो माइनस 2000, और RB ऊपर की तरफ है प्लस RB इक्वल टू 0। इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो हमें आर ए की वैल्यू चाहिए। तो आर ए की वैल्यू हो जाएगी 4000 और 2000 मिलके उधर चला जाएगा 6000, और आर बी उधर जाके माइनस आर बी हो जाएगा, तो -10,000/3। ओके, -10,000/3। तो यहाँ से आप आर ए को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आर ए की वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी, दैट इज आर ए विल बी इक्वल टू 3 × 6 यानी 18, 3 × 6 हो गया 18,000, 18,000 में से 10 जाएगा तो 8,000, यानी कि ये आ जाएगा 8,000/3 न्यूटन। दिस विल बी अवर आर ए। ओके, इस तरीके से आप इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो काफ़ी टाइम लगता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी हमने स्टार्ट कर दिया और उसके 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। तो पिछले वीडियो को भी आप देखिएगा, और अभी एग्ज़ाम्स, सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो इसीलिए जो हैं आप पुराने मैकेनिक्स के पेपर्स को जरूर सॉल्व करें, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो हैं। तो आप पिछले वीडियो को भी देखिएगा, और इस वीडियो को भी शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।